हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूँ 30 मई की करंट अफेयर्स। देखिएगा, आज है 30 मई और 30 मई की जो करंट अफेयर्स है वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि मैं हर दिन आपको इन सभी वीडियोस का मैं आपको पीडीएफ भी देता हूँ। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है? तो पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारे आप लोगों के लिए सोशल मीडिया है। यहां से आप लोग इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी से अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो लिंक मैं हर दिन डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। आप लोग उस लिंक से जाकर के जुड़िएगा ताकि आपको सारे पीडीएफ मिल सके। अब हम बात करते हैं, आज है 30 मई और 30 मई की करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। जब बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। क्या प्रश्न है? सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है वो है कि अमेरिकी सीनेट जो है, अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव की नियुक्ति करी है। पहली महिला सेना सचिव, देखिएगा, पहली महिला सेना सचिव की नियुक्ति करी है। लेकिन मैंने प्रश्न पूछा है कि जो पहली महिला सेना सचिव चुनी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों को मैं हर दिन देता हूं। यहां से आप लोगों ने बताना है कि कौन ऐसी महिला है जो कि पहली सेना सचिव बनी है। तो यहां से आपने पढ़ना है कि क्रिस्टीन वर्मुथ यानी कि इसका ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। यानी कि क्रिस्टीन वर्मुथ जो है वे अब अमेरिका की पहली सेना सचिव चुनी गई है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इस प्रश्न के बारे में और जानकारी। देखिएगा, सबसे पहले तो ये 4 जो ऑप्शन आप लोगों के पास लिखे हैं, ये चारों के चारों ही कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए याद रखने योग्य बातें हैं। देखिएगा, क्रिस्टीन वर्मुथ पहली सेना सचिव, पहली महिला सेना सचिव। कैथरीन हिक्स वे रक्षा उप सचिव थी, पहली रक्षा उप सचिव बनी थी। उसके बाद में कमला हैरिस, तो कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। जब चुनाव के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था कि जो चुनाव हुए हैं इन चुनावों में जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है वो है कमला हैरिस। और कमला हैरिस के बारे में पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं वीडियो बना करके। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे कि चौथे ऑप्शन पे कौन है? हिलेरी क्लिंटन। तो हिलेरी क्लिंटन से आपको याद आना चाहिए कि पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार, राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है, नहीं, राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रपति उम्मीदवार की बात हो रही है। और हिलेरी क्लिंटन से एक बात को और भी आपने याद रखना है कि हिलेरी क्लिंटन जो है वे जब बराक ओबामा की सरकार थी तो उस समय 2009 से लेकर के 2014 तक, 2009 से लेकर के 2014 तक वे बराक ओबामा सरकार में भी उच्च पद पर थी। तो ये 2009 से 14 तक थी। यहां से एक बात मैं आपसे और भी पूछना चाहता हूं कि जो अमेरिका है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये 4 वर्ष का होता है। दूसरी बात कि कितनी बार एक व्यक्ति जो है वो कितनी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है? 2 कार्यकाल के लिए बन सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो 8 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बन सकता है। समझ में आई बात? तो ये तो हमने ऑप्शन से जानकारियां पढ़ी है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की जानकारियां। और जैसा कि मैंने बताया कि क्रिस्टीन वर्मुथ जो है वे अब पहली महिला सेना सचिव बनी है। उसके बाद में बात करते हैं कि उन्होंने पेंटागन में राष्ट्रपति जो बिडेन की संक्रमण टीम का नेतृत्व किया। अब पेंटागन याद आइएगा, जैसे ही पेंटागन का नाम आएगा तो पेंटागन से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि पेंटागन के शीर्ष के रूप में भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला जो बनी थी वो थी कैथरीन हिक्स। और लेकिन दूसरी कौन बनी है? तो दूसरी कौन बनी है? क्रिस्टीन वर्मुथ। अब ये प्रश्न और एक और कंफ्यूज करता है कि भैया ये जो है ना, ये पहली महिला सेना सचिव तो क्रिस्टीन वर्मुथ ही है, लेकिन पेंटागन के शीर्ष की भूमिका निभाने वाली वो दूसरी महिला बनी है। इससे पहले कैथरीन हिक्स जो है वो इस भूमिका को निभा चुकी है। ये बात आपने समझ लेनी है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, आसान बात है। तो ये बात समझ में आने के बाद देखिएगा, ये है आपकी क्रिस्टीन वर्मुथ। उसके बाद में बात करते हैं अमेरिका के बारे में। 2-3 प्रश्न बनते हैं। 2-3 प्रश्न क्या बनते हैं कि भैया अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अमेरिका की राजधानी कैपिटल जो है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं कि जिस प्रकार से इंडिया
इंडिया गुलाम था ब्रिटेन का, ऐसे ही 1776 तक अमेरिका पर भी ब्रिटेन का राज था। तो ब्रिटेन से कब आजाद हुआ था अमेरिका? तो 4 जुलाई 1776 में, 4 जुलाई 1776 में इसे ग्रेट ब्रिटेन से आजादी मिली थी। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब बढ़िएगा आगे, आगे क्या है? अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे क्या है कि एवरेस्ट के बारे में मैं आपको लगातार पिछले कई दिनों से एक प्रश्न बता रहा हूं। तो देखिएगा, एवरेस्ट पर सबसे तेज, ध्यान रखिएगा, सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बताया? इससे पहले मैंने आपसे बताया था कि सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, उसके बाद में मैंने आपसे बताया था। अब आज का प्रश्न है कि सबसे तेज, अब जो एवरेस्ट की चोटी है जो कि 8,849 मीटर की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई में 0.86 की वृद्धि हुई है। तो अब मैंने ये सारी बातें तो आपको बता दी, इसे सागर माथा कहा जाता है, ठीक है, ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई है बहुत बार। अब जो प्रश्न है कि भाई इस एवरेस्ट की चोटी पर सबसे तेज कौन चढ़ा है, तो सबसे तेज चढ़ने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है, वो देखिएगा। यहां से आप लोगों ने बताने कि सबसे तेज चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है, तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है त्सांग यिनहंग, ठीक है। अब ये जानकारी आपको यहां से मिली, लेकिन देखिएगा ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बात करते हैं। अरुणिमा सिन्हा जो है वो ऐसी पहली भारतीय महिला है जो कि विकलांग, जो कि दिव्यांग, जो कि कृत्रिम पैर होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ी है। एक वो जो आपकी रेल दुर्घटना है उसके दौरान उसके दोनों पैर कट गए थे, लेकिन पैर कटने के बाद भी वो किलिमंजारो की चोटी पर भी चढ़ी, वो एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ी। तो ये पहली महिला थी। दूसरी बात करते हैं, लखपा शेरपा कौन है? लखपा शेरपा जो है वो नेपाल की है, जो सबसे ज्यादा बार महिला की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पुरुष की बात नहीं हुई अभी तक। सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला कौन है? वो है आपकी लखपा शेरपा। लखपा शेरपा कहां की है? नेपाल की है। और कितनी बार चढ़ी है एवरेस्ट पर? तो 9 बार वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है। समझ में आई बात? अब आगे बात करते हैं, कि बछेंद्री पाल कौन है? बछेंद्री पाल जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला जो कि 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ के उन्होंने नाम रोशन किया था। भारत की पहली महिला जो कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी है। उसके बाद में बात करते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न से जानकारी ये है, देखिएगा कि त्सांग यिनहंग जो है वे 44 वर्षीय महिला है जो कि सबसे तेज एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई है। समझ में आई बात? अब अगर मैं बात करूं कि वे दुनिया में ही सबसे तेज चढ़ने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है? वो बनाया है त्सांग यिनहंग ने। अब बात करते हैं कितना समय लिया, तो उन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में 23 मई को वो कहां चढ़ गई थी? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई थी। तो ये सारी बातें आपको बताई। उसके बाद समझिएगा मेरी बात को कि 2017 में वो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कौन? पहली हांगकांग की महिला है। 2017 में जब वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली वो पहली हांगकांग की महिला भी बनी थी। ये प्रश्न भी आपने यहां से समझना है। इससे पहले ये रिकॉर्ड देखिए, अब वो चढ़ी है 25 घंटे 50 मिनट में, लेकिन इससे पहले भी तो किसी के नाम होगा ये रिकॉर्ड। इससे पहले ये नेपाल के ही फुन्जो झांगमू लामा, ये नाम है उनका कि फुन्जो झांगमू लामा, उनके नाम था और वे 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में चढ़े थे। 39 घंटे 6 मिनट में वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे, लेकिन ये जो है वो चढ़ गई है 25 घंटे और 50 मिनट में। समझ में आई? आसान बात है। और अगर आसान बात है तो एक प्रश्न और बताइएगा कि एवरेस्ट की चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड किस पुरुष के नाम है, या कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एवरेस्ट की चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़े हैं? 25 बार चढ़े हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कामी रीता शेरपा, जो कि कहां के हैं? जो कि नेपाल के ही है, लेकिन सबसे ज्यादा 25 बार चढ़े हैं 1994 से लेकर के। कामी रीता शेरपा जो है 1994 में पहली बार चढ़े थे और 25वीं बार कब चढ़े हैं? 2021 में, इसी पिछले महीने वो चढ़े हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बता दी है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। तो देखिएगा
कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, IBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया तो बताइएगा कि IBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का जो नया नाम है वो क्या है? तो यहां से आप देखिएगा कि 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हर बार मिलते ही है। तो यहां से आपका जो प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वो आपका यहां से सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन जो है वो इसका नया नाम रखा गया। अब देखिएगा कि मैंने अटल भी रख दिया, गांधी भी रख दिया, मोदी भी रख दिया, क्योंकि आजकल जो है जब से मोदी सरकार आई है बहुत से नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं। लगभग नाम अटल के नाम से है, अटल सुरंग, अटल ये, अटल, उससे पहले गांधी के नाम पे सब होते थे और अब मोदी जी ने अपने नाम पर ही सारे काम कराने शुरू कर दिए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा से नाम बदल के क्या कर दिया उसका, मोदी, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अभी मैं आपको इस प्रश्न में कुछ नए नाम जो परिवर्तित हुए 6-7 वो भी आपको रिवाइज कराता हूं। पहले आप इसके बारे में एक लाइन समझ लीजिएगा कि नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इसका नया नाम है। अब ये नया नाम बदलने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि इसके द्वारा क्या होगा कि सिंपल सी बात, इसमें डिजिटल जोड़ा गया है। तो जो डिजिटल खिलाड़ी है उन डिजिटल खिलाड़ियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करके देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इसमें जो नया नाम जोड़ा गया है वो डिजिटल ही तो है। तो ये डिजिटल से संबंधित है, जो खिलाड़ी हैं उनको एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आसान बात है, समझ में आई। अब बात करते हैं इसके बारे में और जानकारियां। जैसे देखिए कुछ नाम पिछले साल से परिवर्तित होते आए हैं। मैं आपके सामने 6-7 नाम लेके आया हूं, उन सब पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले फैजाबाद, फैजाबाद का नया नाम क्या हो गया? अयोध्या। कहां पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है गुड़गांव, गुड़गांव का नाम परिवर्तित करके गुरुग्राम कर दिया गया। कहां पर है? हरियाणा में है। अलीगढ़ का नाम कर दिया गया हरिगढ़। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। बोगीबिल का नाम परिवर्तित करके अटल सेतु। कहां पर है? ये पणजी में है, और पणजी कहां है? गोवा की राजधानी है। उसके बाद में अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम परिवर्तित करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया, जो कि अंबाला हरियाणा में है। उसके बाद समझिएगा रोहतांग सुरंग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? अटल सुरंग, जो कि कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हजरतगंज चौराहे का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अटल चौक कर दिया गया, जो कि लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो इस प्रकार से कुछ बदले हुए नामों को मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। 6-7 नाम थे। ठीक है, तो ये हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है बस, कि करंट अफेयर्स के अलावा हमें कुछ नया मिल जाता है, करंट अफेयर्स के अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। बस इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार की बातें ले आता हूं। ठीक है, अब बढ़िएगा अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अब सीरिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन है जो कि सीरिया देश के राष्ट्रपति बने हैं? अब ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो सीरिया देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यहां से देखिएगा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बने हैं। तो देखिएगा यहां से है बशर अल असद। बशर अल असद जो हैं वे अब सीरिया एक मुस्लिम लगभग जो है वो मुस्लिम कंट्री है, और उसके नाम को बता दिया गया है कि बशर अल असद। वे अब राष्ट्रपति बने हैं। कहां के? सीरिया के राष्ट्रपति बने। लेकिन ये तो सारे राष्ट्रपति है। बस हमने तो सर्च ये करना है कि कौन कहां का राष्ट्रपति है। तो फ्रांसिस्को सगस्ती जो है वो कहां के राष्ट्रपति है? पेरू के राष्ट्रपति है। जेर बोल्सोनारो जो है वे ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में बरहम सलीह जो है वे इराक के राष्ट्रपति है। तो ये सारे मैंने आपको 3 और राष्ट्रपतियों से परिचय करा दिया है। समझ में आई होगी बात? समझ में आई तो चलिएगा अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की तरफ। तो ये है आपके बशर अल असद। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि सेम ऐसा ही इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरित करना बिल्कुल 100% शुद्ध नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयत्न करता हूं। अब एक बात समझिएगा कि ये जो बशर अल असद बने हैं ये लगातार चौथी बार बने हैं राष्ट्रपति। समझना एक बात को कि अब मैं आपको 2-3 बातें याद दिलाऊंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का? 4 साल का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का। अब मैंने बात करी कि सीरिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का? 7 साल का। 7 इयर्स, 7 साल का कार्यकाल जो होता है वो सीरिया के राष्ट्रपति का होता है। अब मैं बात करता हूं
कि 17 जुलाई 2000 से 17 जुलाई वर्ष 2000 से वे इस पद पर हैं, मतलब कि सीरिया के राष्ट्रपति वे 2000 से ही हैं। 21 साल हो गए हैं उनको राष्ट्रपति पद संभालते संभालते। इस वर्ष जब चुनाव हुए तो उनको 95.1% वोट मिले हैं। ठीक है, ये बात भी आपने समझनी है, 95% वोट मिले। अब देखिएगा कुछ जो पड़ोसी देश है जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और इसी देश मतलब कि सीरिया के ही जो विपक्षी दल है उन्होंने ये कहा कि चुनाव नहीं था, ये मात्र एक तमाशा था। तमाशा क्यों था? क्योंकि ना तो कुछ भी निष्पक्ष हो पाया, ना ही कुछ सावधानी पूर्वक हो पाया, इसलिए ना तो ये स्वतंत्र था और ना ही ये निष्पक्ष था। इसलिए ये कहा कि ये जो चुनाव रहा राष्ट्रपति का, ये क्या था? ये एक तमाशा था। ये बड़े बड़े देशों ने, जो महाशक्तियां हैं विश्व में, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे इन देशों ने इस बात को ये स्वीकारा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं थोड़ी सी बातें सीरिया के बारे में, तो देखिएगा सीरिया के बारे में अगर मैं बात बताना चाहूं तो सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है। मुद्रा कौन सी है? सीरियाई पाउंड। उसके बाद में मोहम्मद नाजी अल ओतारी कौन है? प्रधानमंत्री है। कहां के हैं? सीरिया के हैं। तो ये सारी बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें सारी आपके सामने लेके आया हूं। और इतनी सी बातें अगर आपको समझ में आई तो हम बात करते हैं आगे बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 ये कहता है कि भारत में आभासी तरीके का मतलब क्या है? कि वर्चुअल मोड का मतलब क्या है? कि ऑनलाइन तरीके से अब तीसरा विदेशी कार्यालय परामर्श किस देश के साथ में आयोजित किया है? तीसरा विदेशी कार्यालय परामर्श। तो ये जो तीसरा विदेशी कार्यालय परामर्श है ये किस देश के साथ में भारत ने शुरू किया है? तो ऐसा कौन सा देश है? इनमें से तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आप लोग बताइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ में ये कार्य किया है। तो ये जो किया है वो किया है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बात कर लेते हैं आगे चल के ऑप्शन से क्या जानकारी आती है कि भैया जापान के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। बात करते हैं दक्षिण कोरिया के कौन है पीएम? तो इसके पीएम है किम बू क्यूम। उसके बाद में बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके अगर हम पीएम की बात करें तो इसके पीएम का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ये जो इतना नाम है ये एक ही व्यक्ति का नाम है। इतनी बात भी समझ लीजिएगा कि ये जो सारा नाम है ये एक ही व्यक्ति का नाम है जो कि यूएई के कौन है? पीएम है। ये यूएई के कौन है भैया? पीएम है। उसके बाद में आइएगा इस प्रश्न की तरफ। प्रश्न की बात करते हैं कि 25 मई को ये आयोजित किया गया कौन से देश के साथ में? न्यूजीलैंड के साथ। अब न्यूजीलैंड के साथ किया तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व किया है रीवा गांगुली दास में, जो कि पूर्व सचिव भी है। उसके बाद में न्यूजीलैंड का किसने नेतृत्व किया? तो मार्क सिंक्लेयर जो है उनके द्वारा न्यूजीलैंड का नेतृत्व किया गया। और बात करते हैं कि ये जो आभासी तरीके से जो कार्यालय परामर्श का जो मीटिंग हुई थी इसमें किस किस मुद्दे पर वार्तालाप करी गई? कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर वार्तालाप करी गई? तो देखिएगा, सबसे पहले सुरक्षा, दूसरा व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, आतंकवाद से निपटना, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, इन सारे मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करी गई। एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आगे बढ़ने के लिए ये कदम उठाने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि ये देखिएगा यहां पर लिखा है कि तीसरा विदेश कार्यालय परामर्श, तीसरा, थर्ड, तो फिर सेकंड यानी कि दूसरा कब आयोजित किया गया था? तो दूसरा जो था वो 5 फरवरी 2019 में आयोजित किया गया था। 5 फरवरी 2019 में इसे आयोजित किया गया था। आसान सी बात है, आसान तरीके से आपके सामने आई, लेकिन थोड़ी सी बातें हम पढ़ेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हुआ है। तो न्यूजीलैंड के बारे में समझ लीजिएगा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डेन जो है वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी कहां है? वेलिंगटन जो है वो इसकी राजधानी है। मुद्रा है डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद में एक बात और समझ लीजिएगा
कि ये जो है न्यूजीलैंड जो है ये प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। ऑस्ट्रेलिया से याद आता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप भी ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही आता है। तो ये प्रश्न भी आपने याद रखना है। कंगारुओं की धरती कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है। समझ में आई? प्यासी भूमि का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा है लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। क्यों? क्योंकि समुद्र में तो खारा पानी है और वहां ऑस्ट्रेलिया में मीठे पानी की कमी है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश या कंगारुओं का स्थान कहते हैं। ठीक है, अब 5 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं और 5 प्रश्न समाप्त होते ही आपके सामने आता है छठा प्रश्न। क्या है कि युवान लोंगपिंग का निधन, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया हाइब्रिड चावल का पिता। हाइब्रिड चावल का पिता कहा गया। अब आपसे पूछा गया प्रश्न है कि उसका संबंध है, उनका संबंध कौन से देश से है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन आपके पास है। आपने बताने हैं कि उनका संबंध किस देश से है। ये जानकारी आपने कमेंट करके मुझे बतानी है ताकि मैं आपके प्रश्न पर, अब देखिएगा मैं आपके लिए 10 प्रश्न सर्च करता हूं, लिखता हूं, सारी बातें करता हूं, तो आप भी तो कम से कम एक प्रश्न को तो आप अपने लिए सर्च करिएगा। और बिल्कुल सही बात है कि जब आप अपने लिए एक प्रश्न को भी सर्च करेंगे ना तो वो प्रश्न आपके लिए परमानेंट याद रहने का बनेगा। ठीक है, आइएगा कल के प्रश्न से बात करते हैं कि सबसे पहले तो ऑप्शन ए यानी कि 25 से 31 मई तो जो था ये अब ये सप्ताह अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह जो है ये घोषित किया गया है। समझ में आई बात? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो रहेगा ए यानी कि 25 से 31 मई। ये बात आपने समझनी है। ये बात समझ में आई तो देखिएगा बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है आपके सामने? छठा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि आर्थिक आकलन में जलवायु डिजिटल तकनीक को शामिल करने की योजना किसने बनाई है? किसने अब ये आर्थिक आकलन में जलवायु डिजिटल तकनीक को शामिल करने की योजना बनाई है? तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा तो इसका IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहां से आपने ये बात समझनी है। लेकिन थोड़ी सी बातें समझिएगा। सबसे पहले लिखा है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। उसके बाद यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? आंड्रे अजोले। ठीक है, आंड्रे अजोले जो है वे इसके वर्तमान में कौन है? इसके डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक है। समझ में आई बात? समझ में आई तो चलिएगा इस प्रश्न के बारे में कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा इसकी योजना बनाई गई है, जिसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह है कि आर्थिक विश्लेषण और मूल्यांकन को व्यापक बनाना। देखिएगा आर्थिक विश्लेषण करना बड़ा जरूरी है कि सभी देशों का आर्थिक विश्लेषण करना बड़े जरूरी है। उसके बाद में क्या करना है कि जो मूल्यांकन है इसको भी व्यापक बनाना है। आर्थिक विश्लेषण के साथ में जो मूल्यांकन है उसको भी व्यापक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक बात समझ लीजिएगा कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं बात करता हूं कि अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से 1944 में जब अमेरिका में जो संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था उस दौरान इसकी स्थापना भी करी गई थी। अब यहां से एक बात समझिएगा, मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। मैं बात करूं आपसे प्रबंध निदेशक कौन है तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है इसकी प्रबंध निदेशक है। बात करते हैं आपसे कि इसके सदस्य देश कितने हैं तो वर्तमान में 190 इसके सदस्य देश है। 190 जो है वे इसके कौन है? सदस्य देश है। समझ में आई बात? आसान बातें बता रहा हूं आपको। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। क्या है कि कौन सा ऐसा राज्य जिसने स्मार्ट किचन योजना जो है ये बनाई है, स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत करी है। तो कौन सा ऐसा देश है? यहां से आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य, देश नहीं राज्य।
तो केरल ऐसा राज्य है, केरल ऐसा राज्य है जिसने कि अब अपने राज्य में स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा करी है। बात कर लेते हैं यहां से कि केरल में तो करी गई, लेकिन किसके द्वारा घोषणा करी गई? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन कौन है? केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आगे बात करता हूं कि इसे 10 जुलाई 2021 से क्रियान्वित किया जाएगा। देखिएगा, दो बातें हैं, शुरू करना और क्रियान्वित करना। शुरू करना मतलब कि घोषणा कर दी गई, और क्रियान्वित करने का मतलब है उस घोषणा का शुभारंभ कर दिया गया है, उस योजना को लागू कर दिया गया है। समझ में आई ना बात? इसका उद्देश्य क्या है? तो नाम से ही है कि स्मार्ट किचन योजना, मतलब कि ये किन से संबंध रखेगी? ये महिलाओं से संबंध रखेगी। तो महिलाओं के घरेलू श्रम का वर्णन करना कि महिलाएं कितना कार्य करती है घर में, उस सारे परिश्रम का और श्रम का वर्णन करना और महिलाओं को की मदद करना, उनके काम के बोझ को कम करना ही इस स्मार्ट किचन योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे। देखिएगा, अगर मैं केरल की और योजनाओं की बात करूं तो केरल राज्य की और योजनाएं हैं, 5-6 योजनाएं हैं। इससे पहले जीवन आवास योजना शुरू करी थी। इससे पहले बच्चों को मुफ्त इलाज देने के लिए मुफ्त थालोलम योजना शुरू करी गई थी। उसके बाद आपको पता है कि केरल राज्य में रबड़ की खेती होती है, तो रबड़ मूल्य स्थिरीकरण के, रबड़ का मूल्य को स्थिर करना, रोकना, ताकि किसानों को फायदा हो सके, उसे डाउन ना जाने दे, इसलिए ये योजना शुरू करी गई थी। भूख मुक्त शहर योजना के शहर में जितने भी व्यक्ति है उनको भूख से मुक्त किया जाए। उसके बाद प्रवासी बीमा योजना, साथ में लिंग जागरूकता कार्यक्रम। लिंग जागरूकता से एक प्रश्न और भी आता है कि भारत देश में सबसे ज्यादा महिलाएं अनुपात में कौन से राज्य की है? तो केरल राज्य की है। सबसे पढ़ी लिखी महिलाएं कहां की है? केरल राज्य की है। तो ये बात आपने समझनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि पायलट ऑनलाइन डिलीवरी सेवा। पायलट ऑनलाइन डिलीवरी सेवा एक सेवा है जिसका नाम है पायलट ऑनलाइन डिलीवरी सेवा। ये सेवा किसके द्वारा शुरू करी गई है? किसके द्वारा अब पायलट ऑनलाइन डिलीवरी सेवा जो है उसका शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है होपकॉम्स के द्वारा। होपकॉम्स के द्वारा अब इसका शुभारंभ किया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, होपकॉम्स ने शुरू करी है। इसके द्वारा क्या होगा? देखिए, सब्जी और फल जो होते हैं, सब्जी और फलों की ऑनलाइन डिलीवरी करना, सब्जी और फलों की होम डिलीवरी करना, सब्जी और फलों की घर घर जाकर के डिलीवरी करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस की रोकथाम भी इसका मुख्य उद्देश्य में आएगा। उसके साथ कर्नाटक में जो बागवानी विभाग है, कर्नाटक के बागवानी विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया। अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो होपकॉम्स। अगर पूछा जाए कि कहां पर, तो ये कर्नाटक राज्य में। उसके बाद में होपकॉम्स की अगर मैं आपसे फुल फॉर्म पढ़ना चाहूं तो इसका है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये बात आपके सामने आती है। उसके बाद में क्या बात करते हैं? प्रश्न नंबर 9 आ जाता है। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा कि तिब्बत सरकार के अध्यक्ष कौन बने हैं? तिब्बती सरकार जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि तिब्बती सरकार जो है इसके अध्यक्ष कौन बने। तो इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं पेम्पा त्सेरिंग जो है वे इसके अध्यक्ष बने हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। क्या तो देखिएगा, सबसे पहले हमने कहा कि टाडामोरी ओशिमा कौन है? वे जापान के स्पीकर है, जापान देश के स्पीकर है, ठीक है। उसके बाद में महाथिर बिन मोहम्मद कौन है? प्रधानमंत्री है। कहां के हैं? मलेशिया देश के हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि विद्या देवी भंडारी का तो आपको पता ही होगा, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। और अगर मैं नेपाल के प्रधानमंत्री की पूछना चाहूं तो कौन है? केपी ओली, खड़ग प्रसाद ओली जो हैं वे नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ये बात आपने समझ लेनी है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो देखिएगा, पेम्पा त्सेरिंग, ये रहे पेम्पा त्सेरिंग, ये बने हैं अब तिब्बती सरकार के अध्यक्ष। बात करता हूं आपसे, उन्होंने धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। और एक बात और कि उनको शपथ किसने दिलवाई है? तो उनको शपथ दिलवाई है मुख्य न्यायाधीश आयुक्त सोनम नोरबू डागपो ने उनको शपथ दिलवाई है। इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। बात कर लेते हैं तिब्बत के बारे में। तो तिब्बत जो है
वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है, उसके बारे में। पारंपरिक रूप से इसे दो नाम और भी दिए गए, बोर्ड और भोट। बोर्ड और भोट भी तिब्बत को ही कहा जाता है। देखिएगा ये चाइना, ये सारा चाइना है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में ये भूटान, ये पूरा तिब्बत का क्षेत्र आता है, ये नेपाल, ये भारत का क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका इतना सा जो क्षेत्र है ये तिब्बत के अधीन आता है, और चाइना जो है वो इसे अपना ही क्षेत्र मानता है, ठीक है। चाइना को और भी बहुत से 7, 8, 9, 10 देशों के साथ विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें भारत का सिक्किम भी इसी के अंतर्गत आता है। ये चाइना कहता है कि ये सिक्किम जो है ये भी किसका है, ये भी चाइना का है, ठीक है। उन्होंने अपने बॉर्डर पर, आपने देखा होंगे अभी सैटेलाइट्स के द्वारा, कि उन्होंने कब्जा करना भी शुरू कर दिया था बहुत सा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से कैसा है, पठारी है। तो जो ये आपका तिब्बत क्षेत्र है ये कैसा है, पठारी। क्यों? क्योंकि यहां से तो आपका हिमालय पर्वत होता है, और हिमालय पर्वत के आसपास का क्षेत्र कैसा मिलेगा, पठारी मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब आइएगा प्रश्न नंबर 10 की तरफ, आखिरी प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि किस राज्य ने आकांक्षा पोर्टल, आकांक्षा पोर्टल कौन सा राज्य ऐसा है जिसने कि आकांक्षा पोर्टल शुरू किया है। अब देखिएगा कौन सा राज्य ऐसा है जिसने कि आकांक्षा पोर्टल जो है ये शुरू किया है। तो यहां से आपका प्रश्न बनेगा कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक राज्य जो है, अब कर्नाटक राज्य ने आकांक्षा पोर्टल शुरू कर दिया है। क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसकी घोषणा करी है, जिसका उद्देश्य है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सरकार योजना तो बना लेती है लेकिन पारदर्शिता नहीं होती है। ऐसा राजीव गांधी के समय में कहा गया था कि अगर सरकार 100 रुपए देती है तो वो गरीब व्यक्ति तक या गांव तक 1 रुपए पहुंचता है। तो अगर पारदर्शिता आ जाएगी उन चीजों में तो उनकी जो परसेंटेज है, वो जितने पैसे वहां से अलाउ होते हैं वो सारे के सारे नीचे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सरकार की कमी यही होती है कि पारदर्शिता की कमी रखते हैं, पारदर्शिता की कमी होती है हर एक क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद में इससे क्या है कि कॉर्पोरेट्स और सरकार के बीच, इसके द्वारा क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट्स है, जो कंपनियां हैं, उनकी और सरकार के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। तीसरी बात देखिएगा कि इस प्रकार की ये पहला पोर्टल भारत देश में, इस प्रकार का ये पहला पोर्टल है जो कि अब कहां पर शुरू किया गया है, कर्नाटक में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के द्वारा इसे शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बताई है, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। मैं समझ पा रहा हूं आपको कि करंट अफेयर समझ आ रही होगी, और अगर समझ आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा सिंपल सा काम है, आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। दूसरी बात कि अगर आपको वास्तव में पसंद आती है तो दोस्तों को भी शेयर करें इस चीज को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आपके सामने सारी बातें हैं कि कहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी से वहां से ज्वाइन करिएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक को, व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम चलाइएगा। साथ साथ में हमारे ज्ञानकोश नाम से ऐप है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।